हाय एवरीवन। हम लोग सिग्नल स्पेसिस की बात कर रहे थे। अब तक हमने वेक्टर स्पेसिस और इनर प्रोडक्ट स्पेसिस देखे हैं और हमने ये देखा है बेसिस फंक्शंस क्या होते हैं और ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होते हैं। हमने ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन का तरीका भी देखा है। अब ये लेक्चर मैं एक स्टेटमेंट से शुरू करूंगा कि सभी फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सी पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड सी पर और पॉइंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेक्टर स्पेस है। सभी फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड सी पर पॉइंट वाइज एडिशन, मतलब अगर मैं दो सिग्नल्स AT और BT को ऐड कर रहा हूं तो AT प्लस, मतलब पॉइंट वाइज एडिशन का मतलब मैं समझा देता हूं। एडिशन अगर AT और BT सिग्नल्स हैं जिनका डोमेन अगर AT और BT रियल वैल्यू T के लिए सिग्नल्स हैं तब AT प्लस BT होगा AT नॉट प्लस BT नॉट। ये तो उन सिग्नल्स को अगर मैं पॉइंट बाई पॉइंट ऐड करूं तो उसे पॉइंट वाइज एडिशन बोलेंगे। ये सिग्नल्स का एडिशन ऑपरेशन है। और स्केलर से मल्टीप्लाई, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करने को मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोलता हूं। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की ये डेफिनेशन लूं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड लूं तब मैं ये कह सकता हूं कि फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट एक वेक्टर स्पेस है। ये स्टेटमेंट है। अब ऐसे ही दूसरी स्टेटमेंट भी मैं दे देता हूं, दो फाइनाइट पावर पीरियोडिक सिग्नल्स का सेट भी एक वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट पावर पीरियोडिक सिग्नल्स का सेट भी एक वेक्टर स्पेस है। दो फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स और फाइनाइट पावर पीरियोडिक सिग्नल्स का सेट भी एक वेक्टर स्पेस है और वही कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर। जहां पर मैं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सिग्नल्स की तरह ही डिफाइन कर सकता हूं। तो अब अगर अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से मैं पहली स्टेटमेंट को प्रूव करूंगा। तो हम फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स लिए ये हम फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स के लिए प्रूव करेंगे और फाइनाइट पावर
सिग्नल्स के लिए होमवर्क, फाइनाइट पावर सिग्नल्स के लिए आपका होमवर्क है। तो अब किसी भी सेट को एक फील्ड और ऑपरेटर्स के साथ वेक्टर स्पेस तब कहा जाता है जब वो कुछ एक्सियम्स को या कुछ धारणाओं को सेटिस्फाई करता है। तो मैं वो एक्सियम्स या धारणाएं यहां पर लिख रहा हूं। दो सेट्स हैं, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन या एक्सियम्स ऑफ एडिशन, और दूसरा है एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सियम्स ऑफ एडिशन और एक्सियम्स ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये अब मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं। तो एक पहले डेफिनेशन मान लीजिए, फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट S कॉम्प्लेक्स फील्ड पर मान लीजिए फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट S कॉम्प्लेक्स फील्ड पर एक वेक्टर स्पेस है। यहां से हम शुरू करते हैं। फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट S कॉम्प्लेक्स फील्ड पर एक वेक्टर स्पेस है। तो हम एक एक करके ये प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। तो ut और vt दो फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स हैं। मतलब फाइनाइट एनर्जी का मतलब है स्क्वायर dt इक्वल्स EU और VT स्क्वायर dt होगा EV। तो जो पहली प्रॉपर्टी मैं प्रूव करने जा रहा हूं वो है क्लोजर। तो UT और VT इसमें आते हैं। तो क्लोजर प्रूव करने के लिए, क्लोजर के लिए मैं इसे नीचे जाता हूं यहां पर। क्लोजर तो UT प्लस VT होगी, अगर मैं UT प्लस VT की एनर्जी निकालूं तो ये होगी UT स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर dt प्लस 2 UT VT dt। ये और कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम इसे इनर प्रोडक्ट स्पेस भी प्रूव करेंगे। ये हम देख चुके हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये EU प्लस EV होल स्क्वायर से कम होगी। ये क्वांटिटी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का प्रयोग करके, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम बाद में कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम यूज कर चुके हैं। तो ये EU प्लस EV होल स्क्वायर से कम होगी, या EU प्लस होल स्क्वायर है ना, सॉरी। तो ये टू EU प्लस EV से कम होगी, माफ कीजिएगा। ये 2 EU प्लस EV से कम होगी। ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी
फाइनाइट एनर्जी होगा। तो ये भी फाइनाइट एनर्जी होगा, इसीलिए क्लोजर प्रूफ हो गया कि दो फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सम भी फाइनाइट एनर्जी ही होगा। तो इसीलिए हमने ये कह दिया, हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड है। ये हम कॉची-श्वार्ट्ज से अलग से प्रूव करेंगे बाद में, या हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का सिग्नल स्पेस वर्जन भी प्रूव करेंगे। अब दूसरा कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी के लिए आप देख सकते हैं यहां होगा ut प्लस vt इक्वल्स vt प्लस ut प्लस vt इक्वल्स vt प्लस ut। तो कम्यूटेटिविटी प्रूफ हो गई। अगली प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आप सीधे सीधे देख सकते हैं, मुझे एसोसिएटिविटी अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी, एक सिग्नल, मान लीजिए मैं PT, अगर मैं PT इक्वल टू 0 फॉर ऑल t डिफाइन कर, अगर मैं एक सिग्नल PT इक्वल टू स्मॉल t, PT इक्वल टू 0 फॉर ऑल t डिफाइन कर दूं, तब उस PT को मैं किसी भी सिग्नल में ऐड करूं, मेरे पास वही सिग्नल वापस आ जाएगा। तो हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है सिग्नल्स के लिए, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। एडिटिव इनवर्स ut और माइनस ut, तो एक हर ut के लिए एक दूसरा सिग्नल माइनस ut हो सकता है, हर फाइनाइट एनर्जी सिग्नल ut के लिए एक दूसरा फाइनाइट एनर्जी सिग्नल माइनस ut हो सकता है, जो कि ut का एडिटिव इनवर्स होगा। तो एडिटिविटी के एक्सियम्स फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट सेटिस्फाई करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर, हाँ, अगर ut की एनर्जी EU है तो अल्फा ut की एनर्जी अल्फा स्क्वायर EU होगी, जो कि फाइनाइट अल्फा के लिए फाइनाइट होगी। तो फाइनाइट एनर्जी सिग्नल की एनर्जी, फाइनाइट एनर्जी सिग्नल के स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एनर्जी भी फाइनाइट होती है। क्लोजर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रूव हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी भी आप वैसे ही प्रूव कर सकते हैं, ऐसे केवल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी केवल देखकर प्रूव की जा सकती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हाँ, 1 आप स्केलर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर 1 कॉम्प्लेक्स फील्ड का एलिमेंट है, और क्योंकि स्केलर 1 कॉम्प्लेक्स फील्ड का एलिमेंट है तो 1 कॉम्प्लेक्स फील्ड में 1 है, जिससे कि आप किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे वही सिग्नल आपको वापस मिलेगा, वो भी फाइनाइट एनर्जी सिग्नल होगा। तो हाँ, वो भी प्रूव किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी आप ऐसे ही केवल देखकर प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट, तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट एक वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का सेट एक वेक्टर स्पेस है, हमने कह दिया। अब अगर मैं अगर फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स ut और vt के लिए मैं ut vt का इनर प्रोडक्ट डिफाइन करूं। अब मैं इनके लिए इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूं। इनर प्रोडक्ट होगा, इनका इनर प्रोडक्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ut v कॉन्जुगेट t। तो इसे मैं रो uv भी कह सकता हूं, dt, ये ऑटो कोरिलेशन, ये इनका कोरिलेशन फंक्शन है रो uv। ये
इनका अगर मैं इसे इनका इनर प्रोडक्ट डिफाइन करूं तो नेचुरली इस इनर प्रोडक्ट के साथ ut का नॉर्म हुआ EU, ut का नॉर्म हुआ EU और सॉरी नॉर्म स्क्वायर हुआ EU, vt का नॉर्म स्क्वायर हुआ EV और रो uv इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इनर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं? मैं ये दिखा सकता हूं कि ut रो uv इक्वल्स इंफिनिटी ut v कॉन्जुगेट t dt इक्वल्स रो vu conjugate equals with infinity vt u conjugate t whole conjugate dt infinity से infinity इसका पूरे का कॉन्जुगेट तो रो vu का कॉन्जुगेट है तो इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट सिमेट्री या हर्मिशियन सिमेट्री की प्रॉपर्टी शो करता है और अल्फा ut प्लस बीटा vt wt माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी dt को मैं लिख सकता हूँ अल्फा ut w conjugate t w conjugate t dt प्लस बीटा vt dt। ये मैं ये लिख सकता हूं जो कि बाइलिनियरिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इनर प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन बाइलिनियरिटी और हर्मिशियन सिमेट्री की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। साथ ही एनर्जी उस सिग्नल की एनर्जी एक तरह से उस सिग्नल का नॉर्म है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स एक वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स एक वेक्टर स्पेस है। हम कह सकते हैं कि फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स एक वेक्टर स्पेस है, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ut और vt फाइनाइट एनर्जी हैं तो v होगा ut पर vt का प्रोजेक्शन, ये ut पर vt का प्रोजेक्शन, और ऐसे ही हुआ vt माइनस रो vu होगा।
रो वी यू बाई ई यू यू टी, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो मैं हर सिग्नल को हर दूसरे सिग्नल के एक पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। हर सिग्नल को किसी और सिग्नल के लिए एक पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, तो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल पर प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये अब नेचुरली अगर रो यू वी 0 है तो यू टी और वी टी ऑर्थोगोनल। अब अगर रो यू वी 0 है तो यू टी और वी टी ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, तो सिग्नल ऑर्थोगोनलिटी भी आ गई। लेकिन जो इस सब का या सिग्नल्स को वेक्टर्स की तरह देखने का सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि मैं अगर मेरे पास फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, अगर मेरे पास फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है तब और वो किसी खास और सिग्नल्स के एक सबस्पेस को स्पैन करता है, तब उस सबस्पेस में आने वाला हर सिग्नल इस बेसिस में एक n टपल की तरह लिखा जा सकता है। तब उस सबस्पेस में आने वाला हर सिग्नल इस बेसिस के एक n टपल की तरह लिखा जा सकता है। मतलब हम हर सिग्नल को एक n टपल की तरह लिख सकते हैं, पर इसके साथ सवाल आता है हम किन सिग्नल्स को n टपल्स की तरह लिख सकते हैं या हम किन सिग्नल्स को n टपल्स की तरह लिखना चाहेंगे। नेचुरली ये सवाल वो सवाल है जिसके ऊपर डिजिटल कम्युनिकेशन का पूरा या मॉडर्न डे डिजिटल कम्युनिकेशन में जिसे हम कॉन्स्टलेशन एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि इन n टपल्स को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं और इनकी ज़्यादा डिटेल इस कोर्स के पार्ट 2 में ही होगी, जहाँ पर हम इस पॉइंट से ही शुरू करेंगे कि हम सिग्नल्स को वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि वेक्टर स्पेसिस का मतलब है कि हमारे पास अगर एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो तो उस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में हम सिग्नल्स को n टपल्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस कोर्स में बस इतना ही। वेक्टर स्पेसिस का डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या यूज़ है वो अपने आप में 4 से 5 हफ्ते का कोर्स है, तो उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ वेक्टर स्पेस सिग्नल स्पेसिस का में हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम सिग्नल को वेक्टर की तरह देख लें। तो हमने सिग्नल्स को वेक्टर्स की तरह देख लिया है। अब इन सिग्नल्स को वेक्टर्स की तरह हम नॉइज एनालिसिस में हम बिट एरर रेट निकालने में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमारे अगले कोर्स वो सब हम अपने अगले कोर्स में या इस कोर्स के दूसरे भाग में बात करेंगे। थैंक यू।